हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो मैंने अभी एसओसी 502 का पेपर दे दिया, मतलब जो भी हमारा था एसओसी 502 वाला वो मैं आप लोग को दे दिया है। और अभी मैं एसओसी 501 वन में जो हमारा टॉपिक है उसके विषय में हम बात करेंगे कि हमारे वो जो हमारे टॉपिक है, और उसमें मैंने वीडियो बना दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो मैं ये इसमें जो है समाज के जो हमारा टॉपिक था वो था कि समाज के अध्ययन में सकारात्मक ज्ञान का उपयोग। ठीक, तो जिसके मतलब महत्व को और उसके आलोचना को बताना था, यही था ना हमारा एसओसी 501 का। यूज़ ऑफ पॉजिटिविटिक नॉलेज इन स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज के अध्ययन में सकारात्मक ज्ञान का उपयोग। तो इसमें मैंने प्रत्यक्षवाद से रिलेटेड है। अगस्त कौन द्वारा सकारात्मक प्रयोग किया गया था और प्रत्यक्षवाद, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो मैंने इस पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं इसको लेकर के। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मतलब ये क्या बोला गया है। इसके पहले वर्ड को आप लोग देखिए, तो इसमें लिखा गया है कि समाज के अध्ययन में सकारात्मक ज्ञान। तो सकारात्मक ज्ञान कौन सा है? प्रत्यक्षवाद से रिलेटेड है अगस्त कौंत का। तो अगस्त कौंत ने जितना भी सोसाइटी के विषय में बात किया है वो सारा सकारात्मक ही है। जैसे कि उनका प्रत्यक्षवाद हो गया, उनके 3 स्टेजेस हो गए, तो ये सब उससे ही रिलेट है। तो नॉर्मल सा है कि अगस्त कौंत के विषय में ही हम लोग को लिखना है उनके, और बस यही है कि उसमें ध्यान देना है कि सकारात्मक ज्ञान से संबंधित क्या चीज़ें हैं। तो यही है, सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली अभी मैं भी बहुत कंफ्यूज हुई थी, फिर मैं अपने मेरे फ्रेंड्स लोग हैं उन लोगों से भी मैंने बात किया, फिर मैम से भी मैंने बात किया। तो वो ये हुआ कि समाज के अध्ययन के विषय में है, तो अगस्त कौंत द्वारा जो भी लिखित है वही चीज़ हम लोग को लिखना है। तो हम देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करके बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, और मेरे वीडियो आप लोग के लिए कितने हेल्पफुल है ये भी बताइए आप लोग। और मैंने नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा था उसमें मैंने आप लोगों से कुछ राय मांगा था कि तो क्या उसके लिए जो भी है आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। तो हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रत्यक्षवाद शब्दों के रूप में आमंत्रण के बाद इस अवधारणा का व्यापक रूप से उपयोग और चर्चा की गई। यह विधि मात्रात्मक साक्ष्य के उपयोग पर जोर देगी और इसका उपयोग ज़्यादातर प्राकृतिक वस्तुओं के अध्ययन में किया जाता है। चूँकि प्रत्यक्षवाद लोगों को अटकलों से बचाने के लिए एक विधि प्रदान करता है, लेकिन कठोर तथ्यों और वैज्ञानिक ज्ञान के अध्ययन द्वारा वैज्ञानिक और उचित भविष्यवाणी करने के लिए विधि मानव समाज के अध्ययन में प्रत्यक्षवाद के प्रयोग से अनेक लाभ हुए हैं और समाज अध्ययन के विकास को बढ़ावा मिला है। साथ ही प्राकृतिक वस्तुओं का अध्ययन करने के समान तरीके से समाज का अध्ययन करने के लिए सकारात्मक क्षमता के बारे में कुछ है, मतलब सकारात्मक क्षमता के बारे में ही समाज का अध्ययन किया जाता है कुछ तरीकों से। फिर देखते हैं कि इसमें हम समाज के अध्ययन में जो सकारात्मकता है उसके योगदान पर आलोचना मतलब जो उसका आलोचना है उस रूप में भी हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो अभी तो मैंने इम्पोर्टेंस बताया, अब उसके आलोचनात्मक क्या है उसके रूप में भी हम लोग बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि आकलों की स्वीकृति, ए रिजेक्शन ऑफ स्पेकुलेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रत्यक्षवाद का सर्वप्रथम प्रयोग प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन में किया जाता है। प्रत्यक्षवाद की सहायता से प्राकृतिक विद्वानों ने महान विकास और परिवर्तनों का अनुभव किया है। कई नई खोजों और निष्कर्ष निकाले गए। उस समय मानव समाज का अध्ययन अमूर्त विचारों और कुछ तत्व मीमांसा के अध्ययन के चरण में है। समाज के विकास के लिए इसकी प्रकृति और कानूनों के बारे में बेहतर और गहरी समझ की ज़रूरत है। एल्थुसर 1970 में ये कहते हैं। फिर लिखा गया है कि समाज के अध्ययन को अधिक विनियमित, व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाने की आवश्यकता है। प्रत्यक्षवाद की शुरुआत ने विद्वानों ने विज्ञानों के अध्ययन को पुराने जाल से बाहर निकालने में मदद की है। व्यक्तिगत रूप से विज्ञान के अध्ययन में प्रत्यक्षवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान आंकड़ों की अस्वीकृति है। सामाजिक अध्ययन में प्रत्यक्षवाद का परिचय लोगों ने अनुभवजन्य आंकड़ों और कठिन तथ्यों के अध्ययन के आधार पर अध्ययन और भविष्यवाणी करने के लिए प्रेरित करता है। लोग कठोर तथ्यों के अध्ययन के आधार पर कानून जैसी नियमितताएं बनाते हैं और निष्कर्ष को समाज के व्यापक दायरे में सामान्यीकृत करते हैं।
अगस्त कुंत लिखते हैं कि समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद के विचार को सामने लाने वाले पहले व्यक्ति हैं। मतलब समाजशास्त्र, पहले अभी अगस्त कुंत को बताते हैं कि ये समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद को, मतलब प्रत्यक्षवाद की विचारधारा को सामने लाने वाले पहले व्यक्ति हैं। दरअसल उन्होंने इस अवधारणा को आत्मज्ञान के प्रभाव में लाया, विज्ञान के आगमन और विस्तार ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। कुंत ने विज्ञान और सिद्धांत की परिपत्र निर्भरता का अध्ययन किया और फिर उन्होंने प्रत्यक्षवाद का पहला समाजशास्त्री संस्करण लाया। गार्डन 1991 उन्होंने सुझाव दिया कि समाज के 3 चरण हैं। पहला चरण धार्मिक वाक्यांश है। जब लोग ईश्वर से ज्ञान और विश्वास प्राप्त करते हैं, मानव समाज ईश्वर द्वारा शासित होता है और ईश्वरीय दुनिया के सहयोग से मूल्यांकन किया जाता है। लोग तर्कसंगत विज्ञान के बजाय चर्च के सिद्धांतों और शब्दों को ज़्यादा मानते हैं। दूसरे चरण को तत्वमीमांसा चरण कहा जाता है। इस अवधि में मानव अपने जन्मजात अधिकारों के प्रति जागरूक होता है और लोकतंत्र और तानाशाही को मानवता के अधिकार की रक्षा के लिए प्रकट करता है या प्रकट होना चाहिए, ऐसा सोचता है। तीसरा है अंतिम चरण, वैज्ञानिक चरण। तो वैज्ञानिक चरण में इसे सकारात्मकता चरण भी कहा जाता है। इस चरण में किसी भी अन्य अवधि की तुलना में व्यक्तिगत अधिकार को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता, इच्छा और क्षमता से वह प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। कुंत द्वारा दिए गए सिद्धांत और विचार आधुनिक समाजशास्त्रियों प्रत्यक्षवाद से बहुत अलग है। उनके काम से प्रत्यक्षवाद की व्याख्या और उपयोग पूरी तरह से विकसित नहीं है। हालांकि उनके काम से प्रत्यक्षवाद की व्याख्या और उपयोग पूरी तरह से विकसित नहीं है, उनके सकारात्मकता के पालन ने एक महान योगदान दिया है। ये मेरे से 2 बार लिखा गया है एक्चुअली जल्दी जल्दी में। हालांकि उनके काम में प्रत्यक्षवाद की व्याख्या और उपयोग पूरी तरह से विकसित नहीं है। फिर यहाँ भी हो गया है, शास्त्रियों ने उनके काम और प्रत्यक्षवाद की व्याख्या पूरी तरह से विकसित नहीं है। हाँ, तो सकारात्मकता हो गया। फिर हम देखते हैं कि व्यक्तिगत रूप से समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद से बहुत अलग है। प्रत्यक्षवाद के संस्करण का सार्थक महत्वपूर्ण योगदान मानव अधिकार की संरचना, वस्तुनिष्ठ प्राकृतिक नियमों और वैज्ञानिक ज्ञान का समापना। प्रत्यक्षवाद पिछले अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ने के कर्तव्य के साथ पैदा होता है। यह लोगों को समाज और दुनिया को जानने का एक नया तरीका प्रदान करता है। उस समय यह परमेश्वर व चर्च द्वारा लोगों के मन के प्रभुत्व के खिलाफ लोगों की एक बड़ी लड़ाई है। उनका सुझाव है कि धार्मिक चरण से बेहतर प्रत्यक्षवाद चरण तक विकसित होने का प्रभावी तरीका समाज के अतीत और अन्य चीज़ों के उद्देश्य और वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्यक्षवाद लोगों को मानवता और समाज के बारे में ज्ञान के लिए ईश्वर और चर्च पर निर्भरता को छोड़ने और वस्तुनिष्ठ सामाजिक विषयों पर मोड़ने के लिए प्रेरित करता है। समाज के अध्ययनों से अटकलों में तर्क की ओर संक्रमण शुरू किया जाता है। प्रत्यक्षवाद के आगे के विकास ने तत्व मीमांसा, मेटाफिजिकल और अटकलों के खिलाफ लड़ने के लिए अधिक से अधिक कठिन तथ्यों और अनुभवजन्य डेटा तथ्य का उपयोग किया है। अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिक विधियों का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। तो इसमें देखते हैं कि समाज के अध्ययन में प्रत्यक्षवाद एक और महान योगदान दुनिया और समाज का अध्ययन करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण जैसे वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग का सर्वोच्च मूल्यांकन है। प्रत्यक्षवाद के क्षेत्र में सभी पिछले अनुभव के वैज्ञानिक अध्ययन और अवलोकन में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उत्पन्न होता है। कठिन तथ्य और अनुभवजन्य डेटा किसी भी कल्पना से अधिक शक्तिशाली होते हैं। प्रत्यक्षवाद के दार्शनिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों का प्रयोग करने में प्रयास करते हैं और वे समाज में परिवर्तन और विकास के लिए नए कानून बनाने की कोशिश करते हैं। वास्तविक दुनिया में स्थिति की नकल करने के लिए प्रयोग करते हैं और परिणाम की भविष्यवाणी करने के लिए भिन्न कारकों के विकल्प के रूप में उपयोग करने का प्रयास करते हैं। समाज के अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों के उपयोग का एक सबसे महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि लोगों को समाज में होने वाली गतिविधियों के लिए उचित आकस्मिक स्पष्टीकरण की खोज की अनुमति देता है। ये जो वैज्ञानिक तरीका है वो आकस्मिक स्पष्टीकरण को खोज करने की अनुमति देता है। फिर देखते हैं कि इसमें ये चीज़ तो प्रत्यक्षवाद से रिलेट हो गया। अब हम लोग शैक्षणिक मानवतावाद की विषय में बात करेंगे। ये भी
सकारात्मक उपयोग है समाज के अध्ययन के विषय में। तो हम देखते हैं कि मानवतावाद शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रवाह के रूप में 19वीं सदी में अमेरिकी स्कूल प्रणालियों पर हावी होने लगा। इसका मानना था कि मानव बुद्धि का विकास करने वाले अध्ययन वे हैं जो मनुष्यों में सबसे अधिक सही मायने में मनुष्य बनाते हैं। इसके लिए व्यवहारिक आधार संकाय मनोविज्ञान या विशिष्ट बौद्धिक संकायों को भी फायदा या उनके विश्लेषणात्मक गणितीय भाषाई आदि संकाय को मजबूत बनाता है। उसके बाद समग्र मानवतावाद है। इसमें कि मानवतावाद उत्तरोत्तर हमारी प्रजातियों, धरती और जीवन की एक समग्र संवेदनशीलता को दर्शाता है। व्यक्ति के जीवन की दृष्टि के संबंध में कई परिभाषा को बनाते हुए समग्र मानवतावाद मानव की उदारता की शक्तियों और दायित्वों पर विचार करने के लिए मनुष्य मतलब होमो सैपियंस के बीच अपने क्षेत्रों को व्यापक बनाता है। मतलब मनुष्यों के बीच वो अपने क्षेत्र को, जो मानवतावाद है, वो व्यापक बनाता है। अब हम देखते हैं कि यह स्वीकार करने योग्य दृष्टिकोण पुनर्जागरण मानवतावाद की ओर वापसी की जाती है, जिसमें शासन प्रणाली की ओर मानवतावादी को पक्षधरता की भूमिका का पूर्व कल्पना करना होता है और यह अति सक्रिय जीवन की दृष्टि बराबरी के उत्तरदायित्व से लबालब है, जो व्यक्तिगत मानवतावाद से आगे है। तो अब इसके बाद देखते हैं कि बाद की व्याख्या में धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद को एक विशिष्ट मानववादी जीवन के उद्देश्य के रूप में जिम्मेदार ठहराया गया या जा सकता है, और यह व्याख्या पारंपरिक धार्मिक क्षेत्रों में इस शब्द के अन्य उपयोगों के साथ प्रत्यक्ष विपरीत हो सकता है। अब देखते हैं कि आशावाद क्या है। आशावाद समकालीन मानवतावाद व्यक्तियों की क्षमता के बारे में सीमित आशावाद की अपरिहार्य मानता है, लेकिन इसमें यह विश्वास करना शामिल नहीं है कि मनुष्य प्रकृति पूर्ण रूप से अच्छी है। मतलब मनुष्य की जो प्रकृति है वो पूर्ण रूप से अच्छी है, या यह कि सभी लोग मदद के बिना मानववादी आदर्शों के अनुरूप आचरण कर सकते हैं। यदि कुछ है तो वह मान्यता है अपनी क्षमता के अनुरूप रहने के लिए कठिन परिश्रम है और इसमें दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। अंतिम लक्ष्य मानवीय संपन्नता है, जीवन को सभी इंसानों के लिए बेहतर बनाना है और सबसे चैतन्य प्राणी होने के कारण जीवों के कल्याण और संपूर्णता में पूरे ग्रह के हित को बढ़ावा देना है। ध्यान भलाई करने और यहाँ पर और भी अच्छी तरह जीवन बिताने पर केंद्रित करना है और बाद में आने वाली दुनिया को एक बेहतर जगह बनाकर छोड़ जाना है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सोसाइटी पे सकारात्मक दृष्टिकोण डालती है। सकारात्मक पॉजिटिविटिक रूप से यूज़फुल होती है वो सोसाइटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो SOC 501 भी अपना कंप्लीट हो गया। तो मैंने पांचों प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद से कल से मैं आप लोग को वही 3-3 मिनट वाला वीडियो दूंगी। तो आप लोग जैसे ये सारा वीडियो आप लोग सीन कर रहे थे, व्यूज़ आप लोग का जा रहा था, वैसे उसको भी आप लोग देखिएगा। काफ़ी हेल्पफुल होंगे, यूज़फुल होंगे वो भी आप लोग के लिए। अभी हम लोग पॉजिटिव एंडिंग पढ़ रहे थे, सकारात्मकता सोसाइटी से, तो उसी तरह हो सकता है कि वो हमारे ऊपर भी पॉजिटिविटी जो उसका यूज़फुल है वो आ सकता है। तो आप लोग कल से भी मेरी वीडियो को देखिएगा और हाँ, मेरे चैनल से आप लोग बने रहिए। और इसके बाद से मैं देखती हूँ तो सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट करती हूँ। आप लोग भी कंप्लीट कीजिए, फिर कमेंट कीजिए मुझे और बताइए आप लोग कि किसका किसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट करें हम या फिर वो बुक्स नेम वगैरह दें। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। मेरा फिर से आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आई होप कि सबका प्रोजेक्ट अच्छा बना हो और अच्छे से जाए। और हाँ, अगर आप लोग को चाहिए होगा कि फ्रंट पेज वाला, पिछले बार भी बहुत लोग को कन्फ्यूज़न हुआ था असाइनमेंट में, तो अगर फ्रंट पेज का चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी फ्रंट पेज में क्या क्या हम लोग को डालना है, तो उसका एक वीडियो हम तैयार कर देंगे। तो अगर आप लोग को चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग, और अगर नहीं तो फिर कोई इशू नहीं है, तो नॉर्मल है, कोई भी हो ही जाएगा। तो कल से मैं वो, अगर आप लोग का राय हो, आई थिंक परमिशन हो, तो मैं वो कल से 3 मिनट वाला वीडियो स्टार्ट करूं, ताकि मैं सोच रही हूँ एक हफ्ते में मेरा खुद भी रिवीजन हो जाए, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आ रहा है। आई थिंक ज़रूरी है वो सारी चीज़ें याद रखना। अगर इसमें बहुत सारे बच्चे नेट भी डालेंगे, नेट का जो एग्ज़ाम है वो भी कई लोग डालेंगे,
तो बुक्स नेम वगैरह तो शायद मतलब रेयरली है, हमें समाज हास्य अगर हम डाल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें तो हमें फिक्स है कि आनी ही आनी है। तो आई थिंक याद रहना चाहिए। तो अगर आप लोग का परमिशन हो, राय हो, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। आप लोग रखिएगा नहीं अपने पास, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स में, सब तक फैलाइएगा। और सब लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि व्यूज़ आप लोग अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ छोटा सा लाइक कर दिया कीजिए। उससे मुझे और भी हौसला मिलेगा और मैं और भी अच्छे से वीडियो बनाऊंगी आप लोग के लिए। और अभी नीचे कुछ वीडियो मैंने डाला है, उसमें मैंने सेकेंड सेमेस्टर का जो टॉपिक और सिलेबस है वो मैंने दे दिया है। तो आप लोग अगर उसे चाहें तो देख सकते हैं और टॉपिक और सिलेबस आप लोग कंप्लीट कर लीजिए सेकेंड सेमेस्टर के, और उसके बाद से हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, और वंस अगेन थैंक यू सो मच। और मैं देखती हूँ तो मैं ये वीडियो, कितना बज रहा है, 1 मिनट, 10:30 हो रहा है, 10:30 हो रहा है और मैंने 10:30 बजे रात में ये वीडियो बना लिया है। देखती हूँ अगर नेट बढ़िया मिलता है तो मैं इसको पोस्ट कर देती हूँ रात में ही, ताकि कल मॉर्निंग से आप लोग लिखना स्टार्ट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच और सबको वेरी गुड नाइट, बाय, स्वीट ड्रीम्स।